नमस्कार दोस्तों। आज अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या इंसान बुरा पैदा होता है या हालात उसे बुरा बना देते हैं? सोचिए, जब कोई इंसान अचानक गुस्से में किसी को चोट पहुंचा देता है, जब कोई सोल्जर युद्ध में इनोसेंट लोगों को मार देता है, या जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के किसी स्ट्रेंजर की जान बचाने के लिए कूद पड़ता है, तो उस पर असल में क्या काम कर रहा होता है? हम अक्सर कहते हैं उसने गलत चॉइस ली, लेकिन क्या सच में वो चॉइस थी, या फिर उस चॉइस के पीछे ब्रेन, हार्मोन्स, जीन्स, चाइल्डहुड, कल्चर और बायोलॉजी की एक लंबी चेन थी जिसे हम आम तौर पर देख ही नहीं पाते? यही सवाल हमें ले जाता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किताब की तरफ, बिहेव द बायोलॉजी ऑफ ह्यूमंस एट आवर बेस्ट एंड वर्स्ट, जिसने लिखा है दुनिया के सबसे ब्रिलियंट न्यूरो साइंटिस्ट में से एक, रॉबर्ट स्पॉल्स्की ने। स्पॉल्स्की हमें बताते हैं कि इंसान का बिहेवियर किसी एक मोमेंट की चीज़ नहीं होता। यह एक झरने की तरह है जो शुरू होती है सेकंड्स पहले न्यूरॉन्स के फायर होने से, फिर मिनट्स और घंटों पहले हार्मोन्स के सर्ज से, फिर ईयर्स पहले चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से, और कहीं ना कहीं हजारों साल पहले एवोल्यूशन और कल्चर से। सोचिए, अगर हम किसी इंसान के दिमाग के अंदर झांक सकें, उसके एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामिन सर्किट्स को रियल टाइम में देख सकें, तो क्या हम उसे उतनी आसानी से जज कर पाएंगे? यहीं से इस लेक्चर सीरीज़ का कोर है। यह लेक्चर आपको सिखाएगा गुस्से को मॉरल फेलियर नहीं, बल्कि बायोलॉजिकल प्रोसेस की तरह देखना, एम्पैथी को वीकनेस नहीं, बल्कि एवोल्यूशन की जीनियस स्ट्रेटेजी समझना, और पनिशमेंट की जगह अंडरस्टैंडिंग और प्रिवेंशन पर सोचना। स्पॉल्स्की अपने अफ्रीका के बैबून स्टडी में बताते हैं कि कैसे स्ट्रेस, हायरार्की और वायलेंस सिर्फ ह्यूमन तक सीमित नहीं है, और कैसे एनवायरनमेंट बदलते ही बिहेवियर बदल जाता है। यानी बिहेवियर कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक लिविंग, ब्रीदिंग, अडेप्टेबल सिस्टम है। इस पूरी ऑडियो लेक्चर जर्नी में हम पूछेंगे, अगर बिहेवियर बायोलॉजी से ड्राइवन है तो फ्री विल कहाँ गया? क्या क्रिमिनल्स को ब्लेम करना सही है? क्या जस्टिस सिस्टम को न्यूरोसाइंस के हिसाब से बदलना चाहिए? और सबसे डेंजरस सवाल, अगर हम अपने बिहेवियर के पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, तो हम इंसान किस चीज़ के जिम्मेदार हैं? अगर आपको ऐसे डीप साइंस और फिलॉसफी ऑडियो लेक्चर पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और इस नॉलेज को आगे शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग बिहेवियर को समझेंगे, उतनी कम नफ़रत और उतनी ज़्यादा समझ इस दुनिया में बचेगी। हम इस लेक्चर में टाइम की लेयर्स खोलेंगे, प्रेजेंट मोमेंट से लेकर चाइल्डहुड तक, कल्चर से लेकर एवोल्यूशन तक, न्यूरॉन से लेकर मॉरलिटी तक, और यहीं से हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं इंसान के बिहेवियर के सेंटर तक। अब हम किसी थ्योरी से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल लेकिन अनकंफर्टेबल सवाल से करेंगे। जब कोई इंसान कुछ करता है, तो उस मोमेंट में डिसीजन कौन ले रहा होता है? हम कहते हैं उसने डिसाइड किया, लेकिन यह उसने कौन है? क्या यह कॉन्शियस माइंड है, या फिर कोई ऐसा सिस्टम जो हमारी अवेयरनेस से बहुत पहले काम कर चुका होता है? सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हैं, अचानक कोई गाड़ी बहुत तेजी से आपकी तरफ आती है, आप उछलकर पीछे हट जाती हैं। अब सवाल है, क्या आपने पहले सोचा, फिर एनालिसिस किया, फिर डिसाइड किया, और फिर शरीर को आदेश दिया? नहीं, आपका बॉडी मूव कर चुका था उससे पहले ही आपके कॉन्शियस माइंड को पूरी सिचुएशन समझ में आती है। यहीं से रॉबर्ट स्पॉल्स्की हमें बताते हैं कि बिहेवियर का ज़्यादातर हिस्सा कॉन्शियस डिसीजन नहीं, बल्कि ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। हमारा ब्रेन एक सीईओ की तरह नहीं है जो हर डिसीजन खुद लेता हो। वो ज़्यादा एक कमेटी जैसा है, जहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग टाइम स्केल पर काम करते हैं। बिहेवियर को समझने के लिए स्पॉल्स्की एक सवाल पूछते हैं, यह बिहेवियर क्यों हुआ? लेकिन इस क्यों का जवाब एक लेयर में नहीं मिलता, यह लेयर्स में बंटा होता है। सेकंड्स पहले न्यूरॉन्स क्या कर रहे थे, मिनट पहले हार्मोन्स किस लेवल पर थे, घंटों
या दिनों पहले स्ट्रेस कितना था, सालों पहले चाइल्डहुड में क्या हुआ, डिकेड्स पहले या सेंचुरीज पहले कल्चर और एवोल्यूशन ने क्या शेप दिया। यानी बिहेवियर कोई सिंगल घटना नहीं, बल्कि एक टाइमलाइन का फाइनल आउटपुट है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अचानक अग्रेसिव हो गया, हम बोल देते हैं वो वायलेंट है, लेकिन स्पॉल्स्की कहते हैं रुको, पहले देखो, क्या उस समय उसका एमिगडाला ओवरएक्टिव था, क्या उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रेस की वजह से ऑफलाइन था, क्या उसके शरीर में कोर्टिसोल हाई था, क्या वो स्लीप डिप्राइव्ड था। इन सवालों के बिना हम सिर्फ सरफेस देख रहे हैं। अब यहाँ एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ आता है। अगर बिहेवियर बायोलॉजिकल प्रोसेस से ड्राइवन है तो मोरालिटी कहाँ फिट होती है। अगर किसी का ब्रेन उस मोमेंट पर कंट्रोल में नहीं था तो क्या हम उसे उसी तरह ब्लेम कर सकते हैं जैसे किसी काम, रेस्टेड, इमोशनली स्टेबल इंसान को। स्पॉल्स्की यहाँ कोई इजी आंसर नहीं देते, वो बस एक बात क्लियर करते हैं, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर डज नॉट मीन एक्सक्यूजिंग बिहेवियर। लेकिन बिना अंडरस्टैंडिंग के हम सिर्फ पनिशमेंट दे सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं। अब तक जो समझा उसका गोल यही है कि आपके माइंड में डाउट पैदा करो। डाउट इस आइडिया पर कि मैं जो करता हूँ वो पूरी तरह मेरी कॉन्शियस चॉइस होती है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि बिहेवियर एक ऐसी रिवर है जिसमें जीन्स, हार्मोन्स, ब्रेन सर्किट्स, चाइल्डहुड और कल्चर सब अपनी अपनी धारें लेकर आते हैं। अब हम उस सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर आते हैं, वो एक सेकंड जो किसी एक्शन से ठीक पहले होता है। रॉबर्ट सपोल्स्की कहते हैं, अगर आपको किसी इंसान का बिहेवियर समझना है तो उस पल को समझिए जब एक्शन अभी हुआ नहीं है लेकिन ब्रेन में उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इस एक सेकंड में कोई फिलॉसफी काम नहीं कर रही होती, कोई मॉरल लेक्चर नहीं चल रहा होता, यहाँ सिर्फ बायोलॉजी बोल रही होती है। सोचिए, कोई व्यक्ति अचानक गुस्से में चिल्ला पड़ता है, आप कहते हैं उसने कंट्रोल खो दिया, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है उससे पहले कंट्रोल वीकन हो चुका था। उसे एक सेकंड में ब्रेन के अंदर दो मेजर सिस्टम आमने सामने होते हैं, इमोशनल ब्रेन और रैशनल ब्रेन। इसे समझने के लिए हमें दो कीज प्लेयर जानने होंगे। पहला है एमिगडाला। एमिगडाला ब्रेन का अलार्म सिस्टम है। इसका काम है खतरा डिटेक्ट करना, तेज, रफ और इमोशनल तरीके से। एमिगडाला सवाल नहीं पूछता, वो डिबेट नहीं करता, वो बस कहता है डेंजर, एक्ट नाउ। इसलिए जब आपको अचानक डर लगता है या इंस्टेंट एंगर आता है तो वह एमिगडाला का काम होता है। दूसरा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का सीईओ है। यही हिस्सा प्लानिंग करता है, कॉन्सिक्वेंसेस सोचता है और इम्पल्स को कंट्रोल करता है। प्रॉब्लम यह है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्लो है और एमिगडाला बहुत फास्ट। अब उस एक सेकंड में क्या होता है, अगर एमिगडाला को लगे कि खतरा रियल है तो वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का इंतज़ार नहीं करता, वो सीधे बॉडी को सिग्नल भेज देता है, हार्ट रेट बढ़ाओ, मसल टाइट करो और एक्शन लो। इस मोमेंट पर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या तो लेट होता है या स्ट्रेस की वजह से टेम्परेली ऑफलाइन। स्प्लॉस्की इसे कहते हैं द बायोलॉजी ऑफ लूजिंग कंट्रोल। स्ट्रेस यहाँ विलन बनकर आता है। हाई स्ट्रेस में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कमज़ोर हो जाता है, अमिगडाला और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। यानी जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतना कम सेल्फ कंट्रोल। इसलिए स्लीप डेप्रिवेशन, हंगर, फियर, ह्यूमिलेशन ये सब मॉरल वीकनेस नहीं बल्कि न्यूरल डिसएडवांटेज हैं। एक एक्सपेरिमेंट पर ध्यान दीजिए। जब लोगों को मेंटल स्ट्रेस में डाला जाता है और फिर उनसे मॉरल डिसीजंस लेने को कहा जाता है तो ब्रेन स्कैन्स दिखाते हैं इमोशनल एरियाज ज़्यादा एक्टिव, रैशनल एरियाज कम एक्टिव। मतलब यह नहीं कि इंसान इमोरल हो गया, बल्कि यह है कि उस मोमेंट पर ब्रेन की वायरिंग बदल गई थी। अब यहाँ एक डेंजरस रियलाइजेशन आती है। अगर बिहेवियर से एक सेकंड पहले ब्रेन ऑलरेडी डिसीजन की दिशा तय कर चुका है तो कॉन्शियस माइंड क्या कर रहा होता है? अक्सर वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन बना रहा होता है। हम एक्शन के बाद रीज़न बनाते हैं और फिर कहते हैं
मैंने ऐसा इसलिए किया। स्प्लोस्की ब्लंटली कहते हैं, वी आर नॉट नियरली एज इन कंट्रोल एज वी फील। इसका मतलब यह नहीं कि हम रोबोट्स हैं, इसका मतलब है कि कंट्रोल एक फ्रजाइल चीज़ है, और जब हम किसी के बिहेवियर को जज करें तो यह याद रखें, उस एक सेकंड में हम नहीं जानते उसके ब्रेन के अंदर क्या स्टॉर्म चल रहा था, क्या तूफान चल रहा था। और अब हम उस केमिकल्स को समझते हैं जो इस स्टॉर्म्स को और तेज और शांत बनाते हैं। ये दिखाई नहीं देते, लेकिन हर डिसीजन को साइलेंटली पुश करते हैं। वो हैं हार्मोन्स। रॉबर्ट स्पॉल्स्की कहते हैं, अगर न्यूरॉन्स बिहेवियर का वायरिंग है तो हार्मोन्स उस वायरिंग में बहने वाला करंट है। आप सेम इंसान हो सकते हैं, सेम वैल्यूज़, सेम बिलीव्स, लेकिन हार्मोन्स बदले और बिहेवियर कम्प्लीटली अलग दिखने लगता है। सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को अक्सर एग्रेशन हार्मोन कहा जाता है, लेकिन यह हाफ ट्रूथ है। टेस्टोस्टेरोन असल में स्टेटस सीकिंग हार्मोन है। जहाँ स्टेटस वायलेंस से मिलता है, वहाँ टेस्टोस्टेरोन वायलेंस बढ़ाता है। जहाँ स्टेटस कॉपरेशन से मिलता है, वहाँ टेस्टोस्टेरोन जेनरोसिटी यानी उदारता बढ़ाता है। सोचिए, एक स्पोर्ट्स टीम में कैप्टन क्यों कभी एग्रेसिव होता है और कभी सेल्फलेस लीडर। हार्मोन्स वही हैं, लेकिन कल्चर डिसाइड करता है कि स्टेटस कैसा मिलेगा। अब कॉर्टिसोल हार्मोन की बात करते हैं। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। शॉर्ट टर्म में यह लाइफ सेविंग है। यह आपको अलर्ट बनाता है, एनर्जी देता है, फोकस शार्प करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कॉर्टिसोल क्रॉनिक हो जाए। हाई कॉर्टिसोल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को वीकन करता है, मेमोरी डिस्टर्ब करता है, एम्पैथी रिड्यूस करता है। स्प्लोस्की के बैबून स्टडी में दिखा, लो स्टेटस बैबून्स लगातार हाई कॉर्टिसोल में रहते थे और उनकी हेल्थ और बिहेवियर दोनों खराब हो जाते थे। यानी स्ट्रेस सिर्फ फीलिंग नहीं, बायोलॉजिकल डैमेज है। अब आते हैं ऑक्सीटोसिन पर। ऑक्सीटोसिन को अक्सर लव हार्मोन कहा जाता है, लेकिन यहाँ भी ट्रुथ अनकंफर्टेबल है। ऑक्सीटोसिन अस वर्सेस देम हार्मोन भी है। यह अपने ग्रुप के लिए ट्रस्ट और बॉन्डिंग बढ़ाता है, लेकिन बाहर वालों के लिए सस्पिशन और हॉस्टिलिटी भी बढ़ा सकता है। यानी वही हार्मोन जो एम्पैथी पैदा करता है, वही प्रीजुडाइस को भी स्ट्रेंथन कर सकता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेसन छुपा है। हार्मोन्स अच्छे या बुरे नहीं होते, वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बिहेवियर शेप करते हैं। सेम हार्मोन, डिफरेंट सिचुएशन और कम्प्लीटली डिफरेंट मॉरल आउटकम। अब एक डेंजरस क्वेश्चन आता है, अगर हार्मोन्स बिहेवियर को इतना इन्फ्लुएंस करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाती है। स्प्लोस्की यहाँ कहते हैं, हार्मोन एक्सक्यूजेस नहीं, लेकिन एक्सप्लानेशन ज़रूर है। एक्सप्लानेशन का मतलब है, अगर हम इन्वायरमेंट बदलें, स्ट्रेस कम करें, इनइक्वलिटी घटाएं, तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदलने लगते हैं। अर्थात बिहेवियर सिर्फ ब्रेन का नहीं, पूरी बॉडी का काम है। अब तक हमने देखा कि न्यूरॉन्स कैसे फायर करते हैं, हार्मोन्स कैसे पुश देते हैं। अब सवाल उठता है, ये सब होता कहाँ है। अब हम ब्रेन के अंदर उतरकर देखेंगे, उन स्ट्रक्चर्स तक जो हर इंसानी बिहेवियर की स्टेज बनते हैं। रॉबर्ट स्पॉल्स्की कहते हैं, ब्रेन कोई सिंगल ऑर्गन नहीं, बल्कि एक सिटी है, एक शहर है, जहाँ अलग अलग एरियाज अलग अलग रूल्स पर काम करते हैं। सबसे पहले लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम ब्रेन का इमोशनल कोर है। यह सिस्टम बहुत पुराना है। एवोल्यूशनरी टर्म्स में इसका काम है सर्वाइवल, फियर, प्लेजर, अटैचमेंट, मोटिवेशन। लिम्बिक सिस्टम लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, यह चीज़ मेरे लिए सेफ है या डेंजरस। एमिगडाला फियर और एंगर का हब। एमिगडाला लिम्बिक सिस्टम का सबसे लाउड हिस्सा है। जब कोई थ्रेट दिखता है, रियल या इमेजिन्ड, एमिगडाला तुरंत रिएक्ट करता है। इसकी स्पीड इतनी तेज है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को मैसेज पहुंचने से पहले बॉडी ऑलरेडी रिएक्ट कर चुकी होती है। इसलिए सडन रेज, पैनिक या इंस्टेंट प्रेजुडिस अक्सर एमिगडाला ड्राइवन होते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल का सेंटर। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का सबसे नया हिस्सा है। यही वो जगह है
जो इंसान को इंसान बनाती है। यह हिस्सा प्लानिंग करता है, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस देखता है, एम्पैथी रेगुलेट करता है, इम्पल्सिस को रोकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत फ्रजाइल है, बहुत नाजुक है। स्ट्रेस, फैटिग, अल्कोहल, फियर, ये सब इसे टेम्परेली शट डाउन कर सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए एक टग ऑफ वॉर, एक तरफ इमिगडाला तेज, इमोशनल, इम्पेशेंट, दूसरी तरफ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्लो, रैशनल, थॉटफुल। जिस साइड को उस मोमेंट को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, बिहेवियर वही बन जाता है। स्प्लॉस्की यहाँ एक ब्रूटल पॉइंट रखते हैं। जब हम कहते हैं वो इंसान हार्टलेस है या वो बहुत ईवल है, अक्सर मतलब यह होता है उसके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को उस मोमेंट पर रिसोर्सेज नहीं मिले। ब्रेन डैमेज के केसेस पर ध्यान दीजिए। जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इंजर्ड होता है तो इंसान इंटेलिजेंट रहते हुए भी मॉरल रैकलेस हो जाते हैं। यानी मॉरलिटी सिर्फ वैल्यूज नहीं, न्यूरल परिपथ भी है। अर्थात बिहेवियर कोई सोल लेवल मिस्ट्री नहीं, बल्कि ब्रेन लेवल मैकेनिज्म है। अब हम बिहेवियर की उस बहस पर आते हैं जो दशकों से चल रही है, नेचर वर्सेस नर्चर। यानी क्या इंसान अपने जीन्स की वजह से वैसा बनता है या फिर एनवायरनमेंट उसे वैसा बनाता है। रॉबर्ट सपोल्स्की यहाँ बहुत साफ कहते हैं, यह या की बहस नहीं है, यह हमेशा और की कहानी है। पहले जीन्स को समझते हैं। जीन्स कोई फिक्स्ड डेस्टिनी नहीं होते, जीन्स सिर्फ पॉसिबिलिटीज देते हैं। कोई जीन्स यह नहीं कहता यह इंसान वायलेंट होगा। जीन्स बस यह कहते हैं अगर इन्वायरमेंट ऐसा हुआ तो अग्रेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। यानी जीन्स लोडेड गन है, लेकिन ट्रिगर इन्वायरमेंट दबाता है। अब इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट सिर्फ सोसाइटी नहीं होती। इन्वायरमेंट में शामिल है वॉर्म में स्ट्रेस, चाइल्डहुड में निगलेक्ट या केयर, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, पॉवर्टी या सिक्योरिटी, कल्चर और सोशल नॉर्म्स। स्प्लॉस्की बताते हैं एक स्ट्रेस्ड प्रेग्नेंट मदर अपने अनबॉर्न बच्चे के ब्रेन को हाई कोर्टिसोल लेवल्स के साथ प्रोग्राम कर सकती है। बच्चा पैदा होने से पहले ही उसकी स्ट्रेस रिएक्टिविटी तय हो चुकी होती है। अब यहाँ इपीजेनेटिक्स आती है। इपीजेनेटिक्स बताती है कि इन्वायरमेंट जीन्स को ऑन या ऑफ कर सकता है। सेम जीन्स, डिफरेंट चाइल्डहुड और कंप्लीटली डिफरेंट एडल्ट बिहेवियर। ट्रॉमा सिर्फ मेमोरी नहीं बनाता, वो जीन एक्सप्रेशन बदल सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, दो बच्चे सेम जेनेटिक रिस्क के साथ पैदा हुए। एक को सेफ्टी, लव, स्टेबिलिटी मिली, दूसरे को वायलेंस, फियर और हंगर मिली। पहला बच्चा रिजिलियंट यानी लचीले स्वभाव का बन सकता है, दूसरा हाइपर विजिलियंट, अग्रेसिव या अनॉक्शियस। जीन्स सेम है, आउटकम अलग अलग। अब यहाँ एक और मॉरल इल्यूजन टूटता है। हम कहते हैं वो स्ट्रांग है, उसने स्ट्रगल से सीखा, और वो वीक है, वो बिगड़ गया। स्प्लॉस्की कहते हैं यह कंपैरिजन अनफेयर है, क्योंकि दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट्स बराबर नहीं थे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाती है? जीन्स बिहेवियर का एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन पनिशमेंट से पहले अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अगर एनवायरनमेंट बिहेवियर बनाता है तो प्रिवेंशन एनवायरनमेंट बदलने से शुरू होगा। बेटर चाइल्डहुड, लेस इनइक्वलिटी, लेस क्रॉनिक स्ट्रेस। अर्थात कोई भी इंसान ब्लैंक स्लेट नहीं होता और कोई भी इंसान फुली प्री रिटन स्क्रिप्ट भी नहीं होता। हम सब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो लाइफ के इवेंट्स से शेप होते हैं। अब हम बिहेवियर की उस लेयर में पहुंचते हैं जहां ये बीज बोए जाते हैं और जिनका फल अक्सर दशकों बाद दिखता है। वो है चाइल्डहुड और एडोलसेंस। रॉबर्ट स्प्लॉस्की कहते हैं बचपन कोई रिहर्सल नहीं है लाइफ का, वही मेन परफॉर्मेंस की फाउंडेशन है। सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड। जब बच्चा पैदा होता है उसका ब्रेन इनकम्प्लीट होता है, कनेक्शंस बन रहे होते हैं, सर्किट्स टेस्ट हो रहे होते हैं। इस स्टेज पर इन्वायरमेंट इंस्ट्रक्शन मैनुअल बन जाता है। लव, सेफ्टी, प्रिडिक्टेबिलिटी, ये सिर्फ इमोशंस नहीं बल्कि ब्रेन आर्किटेक्चर बनाते हैं।
स्ट्रेस और ट्रॉमा का असर। क्रॉनिक स्ट्रेस चाइल्डहुड में ब्रेन को कांस्टेंट अलर्ट मोड में डाल देता है। हाई कॉर्टिसोल अमिगडाला को ओवर सेंसिटिव बना सकता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के डेवलपमेंट को रोकता है। ट्रस्ट और एम्पैथी को डैमेज करता है। यानी ट्रॉमा सिर्फ मेमोरी नहीं, वायरिंग प्रॉब्लम है। अब एडोलसेंस की बात करें। एडोलसेंस वो फेज है जहां हार्मोन्स रॉकेट की तरह बढ़ते हैं, लेकिन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। इसलिए टीनेजर्स रिस्क ज़्यादा लेते हैं, इमोशंस इंटेंस होते हैं, पीयर अप्रूवल बहुत पावरफुल होता है। यह मॉरल फेलियर नहीं, न्यूरो डेवलपमेंटल रियलिटी है। स्प्लॉस्की यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग देते हैं। अगर एडोलसेंस में पॉवर्टी, ह्यूमिलेशन, वायलेंस ऐड हो जाए तो इम्पल्सिव बिहेवियर मल्टीप्लाई हो जाता है। सोसाइटी फिर उसी बिहेवियर को देखकर कहती है ये बच्चे खराब हैं, लेकिन बायोलॉजी कहती है ये प्रेडिक्टेबल था। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ, रेजिलियंस भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। कुछ बच्चे ट्रॉमे के बावजूद सर्वाइव करते हैं क्योंकि उनके पास प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं, एक केयरिंग अडल्ट, सेफ स्पेस, पर्पज का सेंस। अदर्स के पास यह लक नहीं होता। तो क्या पास्ट डेस्टिनी है? नहीं, ब्रेन प्लास्टिक होता है, लेकिन हीलिंग टाइम, सेफ्टी और सपोर्ट मांगती है। पनिशमेंट ट्रॉमा को फिक्स नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग और स्टेबिलिटी करती है। अर्थात बिहेवियर को बदलने का सबसे पावरफुल पॉइंट अर्ली लाइफ है। अब हम समझते हैं कल्चर को, जो हर इंसान के दिमाग में बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर की तरह चलती रहती है। रॉबर्ट स्पॉल्स्की कहते हैं अगर हार्मोन्स और ब्रेन सर्किट्स बिहेवियर के हार्डवेयर हैं तो कल्चर उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है। कल्चर यह डिसाइड नहीं करता कि आप एंग्री होंगे या नहीं, कल्चर यह डिसाइड करता है कि आप एंगर को कैसे एक्सप्रेस करेंगी। कहीं एंगर ऑनर बन जाता है, कहीं शेम, कहीं वायलेंस ब्रेवरी है, कहीं क्राइम। बायोलॉजी सेम रहती है, रूल्स बदल जाते हैं। रिलीजन और आइडियोलॉजी का रोल। रिलीजन और आइडियोलॉजी ब्रेन में रेडीमेड आंसर डाल देते हैं। ये आंसर राइट वर्सेस रॉन्ग डिफाइन करते हैं, हम और वो बनाते हैं, एम्पैथी की बाउंड्रीज तय करते हैं। ऑक्सीटोसिन यहाँ डबल रोल निभाता है, अपने ग्रुप के लिए कंपैशन, आउट ग्रुप के लिए सस्पिशन। इसलिए हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वायलेंस अक्सर मॉरल सर्टेनिटी के साथ हुआ है। एक पावरफुल एक्सपेरिमेंट सोचिए, एक ग्रुप को बताया जाए तुम मॉरली सुपीरियर हो, दूसरे ग्रुप को बताया जाए वो थ्रेट हैं। कुछ समय में ब्रेन स्कैन्स दिखाते हैं, आउट ग्रुप को देखते समय एम्पैथी सर्किट साइलेंट हो जाते हैं। यानी आइडियोलॉजी लिटरली एम्पैथी को स्विच ऑफ कर सकती है। सोशल कंडीशंस, बचपन से हमें सिखाया जाता है किससे डरना है, किसे रिस्पेक्ट करना है, किसे इग्नोर करना है। यह टीचिंग कॉन्शियस नहीं होती, यह हैबिट्स बन जाती है। स्प्लॉस्की कहते हैं सबसे डेंजरस बायसेस वो होते हैं जिन्हें हम बायस मानते ही नहीं। अब एक और अनकंफर्टेबल सवाल, अगर कल्चर बिहेवियर शेप करता है तो क्या इंडिविजुअल ब्लेम फेयर है? स्प्लॉस्की यहाँ बैलेंस रखते हैं, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है, लेकिन कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे भी बड़ी है। अगर सिस्टम वायलेंस प्रोड्यूस करता है तो सिर्फ इंडिविजुअल्स को पनिश करना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। अर्थात बिहेवियर सिर्फ पर्सनल नहीं, कलेक्टिव भी है। अब हम बिहेवियर के उस रूप पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा डर पैदा करता है, अग्रेशन और वायलेंस। लेकिन स्प्लॉस्की हमें शुरुआत में ही चेतावनी देते हैं, अग्रेशन और वायलेंस एक जैसी चीज़ नहीं है। अग्रेशन एक बायोलॉजिकल कैपेसिटी है, वायलेंस उसका एक पॉसिबल आउटकम है जो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अग्रेशन कोई इविल फोर्स नहीं, यह एवोल्यूशन का दिया हुआ एक टूल है, सर्वाइवल के लिए, रिसोर्सेज बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, स्टेटस नेगोशिएट करने के लिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब अग्रेशन को क्रॉनिक स्ट्रेस, इनइक्वलिटी और आइडियोलॉजी गलत डायरेक्शन दे देते हैं। एमिगडाला वर्सेस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। फिर से वायलेंस अक्सर तब होता है जब एमिगडाला लाउड हो और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्वाइट। हाई स्ट्रेस,
ह्यूमिलेशन, फियर, ये सब प्रीफ्रंटल कंट्रोल को वीकन करते हैं। इसलिए स्प्लॉस्की कहते हैं वायलेंस इज मोर अबाउट लॉस ऑफ कंट्रोल देन प्रेजेंस ऑफ इवल। अब एम्पैथी की बात करते हैं। एम्पैथी कोई पोइटिक कंसेप्ट नहीं, यह ब्रेन सर्किट्स का रिजल्ट है। जब हम किसी के पेन को देखते हैं तो हमारे ब्रेन में वही पेन सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं। अगर एम्पैथी अलाउड हो तो कल्चर और आइडियोलॉजी डिसाइड करते हैं किसके लिए एम्पैथी ऑन होगी और किसके लिए ऑफ। मॉरलिटी कहाँ से आती है? मॉरलिटी कोई डिवाइन चिप नहीं है, यह एवोल्यूशन, सोशल लिविंग और ब्रेन वायरिंग का प्रोडक्ट है। फेयरनेस, कोऑपरेशन, कंपैशन, ये सब ग्रुप सर्वाइवल के लिए यूजफुल थे, लेकिन मॉरलिटी फ्लेक्सिबल है। सेम ब्रेन, डिफरेंट मॉरल रूल्स, कल्चर के हिसाब से। यहाँ एक डिस्टर्बिंग ट्रुथ आता है, हिस्ट्री के सबसे वायलेंट एक्ट अक्सर इमोरल नहीं बल्कि मॉरली जस्टिफाइड समझे गए। प्रीप्रेटर्स यानी अपराधियों को लगता था वो रॉन्ग नहीं कर रहे, वो राइट कर रहे हैं। स्प्लॉस्की इसे कहते हैं द डेंजर ऑफ मॉरल सर्टेनिटी। तो आखिर सोल्यूशन क्या है? मॉरलिटी को बायोलॉजी से अलग मत देखिए, एम्पैथी को ट्रेनिंग चाहिए। स्ट्रेस रिडक्शन मॉरलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, इनइक्वालिटी मॉरलिटी को वीकन करती है। यानी एथिक्स सिर्फ धर्म उपदेशों से नहीं, सिस्टम से बनती है। इसका मतलब है वायलेंस को ख़त्म करने के लिए हमें लोगों को बदलने से पहले कंडीशंस बदलनी होंगी। अब हम सबसे अनकंफर्टेबल सवाल पर आते हैं और वो है फ्री विल। रॉबर्ट स्पॉल्स्की साफ कहते हैं यह सवाल फिलॉसफी का नहीं, बायोलॉजी का सवाल है। फ्री विल का ट्रेडिशनल आइडिया क्या है? हम मानते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली सोचते हैं, फ्रीली डिसाइड करते हैं और इसलिए एक्शंस के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हैं। लॉ, मॉरलिटी, रिलीजन सब इसी अजम्पशंस पर खड़े हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस धीरे धीरे इस फाउंडेशन को हिला देती है। ब्रेन एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि ब्रेन एक्टिविटी डिसीजन से पहले शुरू हो जाती है, कॉन्शियस अवेयरनेस से पहले। यानी ब्रेन पहले डिसाइड करता है और कॉन्शियस माइंड बाद में कहता है मैंने डिसाइड किया। स्प्लॉस्की इसे कहते हैं पोस्ट हॉक स्टोरी टेलिंग। हम अपने एक्शंस के नरेटर हैं, ऑथर हमेशा नहीं। अब सवाल है, अगर फ्री विल वीक है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या? यहाँ स्प्लॉस्की एक क्रिटिकल डिस्टिंक्शन करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम की। अगर कोई व्यक्ति डेंजरस है तो सोसाइटी को प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन पनिशमेंट का पर्पस रिवेंज नहीं होना चाहिए। ट्रेडिशनल जस्टिस सिस्टम पूछता है तुमने क्या किया? स्प्लॉस्की कहते हैं बेटर सवाल है तुम ऐसे क्यों बने? अगर बिहेवियर बायोलॉजी और इन्वायरमेंट से आया है तो सिर्फ पनिशमेंट बिहेवियर नहीं बदलती। एक एग्जाम्पल और देखिए, दो लोग क्राइम करते हैं, एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से, दूसरा चाइल्डहुड ट्रॉमा और पॉवर्टी से। लॉ दोनों को इक्वल ट्रीट करता है। बायोलॉजी कहती है स्टार्टिंग पॉइंट्स इक्वल नहीं थे। इक्वलिटी और फेयरनेस एक जैसी चीज़ नहीं है। स्प्लॉस्की के रेडिकल प्रपोजल के अनुसार जस्टिस सिस्टम को होना चाहिए लेस पनिटिव, मोर रिहेबिलिटेटिव, न्यूरोसाइंस इन्फॉर्म्ड। फोकस होना चाहिए फ्यूचर हार्म को रोकने पर, पास्ट एंगर सेटिस्फाई करने पर नहीं। अब यहाँ फियर पैदा होता है। लोग पूछते हैं अगर फ्री विल नहीं है तो क्योस हो जाएगा। स्प्लॉस्की कहते हैं नहीं, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर निहिलिज्म नहीं लाती, वो कंपैशन और प्रिवेंशन लाती है। अर्थात फ्री विल शायद इल्यूजन हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती, उसका मीनिंग बदल जाता है। अब हम इस पूरी जर्नी के आखिरी सवाल पर पहुंचते हैं, क्या हम अपने बिहेवियर के जिम्मेदार हैं? इतनी न्यूरोसाइंस, बायोलॉजी, हार्मोन्स, जीन्स, चाइल्डहुड, कल्चर देखने के बाद यह सवाल और भी भारी लगने लगता है, क्योंकि अगर बिहेवियर इतनी सारी फोर्सेस का रिजल्ट है तो मैं कहाँ बचता है? रॉबर्ट स्पॉल्स्की यहाँ एक सटल लेकिन पावरफुल बात कहते हैं। वो यह नहीं कहते कि कोई भी जिम्मेदार नहीं है, वो कहते हैं हम जिम्मेदार हैं, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह हम सदियों से सोचते आए हैं। ओल्ड मॉडल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
पुराना मॉडल कहता है तुमने चॉइस ली, तुम ब्लेम के लायक हो, पनिशमेंट जस्टिस है। यह मॉडल सिंपल है लेकिन रियलिटी के साथ अनफेयर है। न्यू मॉडल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में न्यूरोसाइंस हमें सिखाती है बिहेवियर अंडरस्टैंडेबल है, कॉजेज ट्रेस किए जा सकते हैं, फ्यूचर चेंज पॉसिबल है। इस मॉडल में सवाल बदल जाता है। सवाल तुम बुरे क्यों हो ये नहीं रहता, तुम्हें ऐसा किसने बनाया और आगे क्या बदल सकता है। सोचिए, अगर कोई इंसान टॉक्सिक चाइल्डहुड, क्रॉनिक स्ट्रेस, सोशल ह्यूमिलेशन और फियर में पला बड़ा है और फिर वो हार्मफुल बिहेवियर करता है, तो क्या हमारा गुस्सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है या फिर अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर हार्म को रोक सकती है। स्प्लोस्की का कोर मैसेज बायोलॉजी इज नॉट डेस्टिनी बट इट इज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट को समझे बिना हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं, कॉन्टेक्स्ट को समझकर हम प्रिवेंट कर सकते हैं। यह कंपैशन का आर्ग्यूमेंट है, वीकनेस का नहीं। कंपैशन का मतलब सब माफ नहीं होता। कंपैशन का मतलब प्रोटेक्शन विदाउट क्रूएलिटी, अकाउंटेबिलिटी विदाउट हेट्रेड और जस्टिस विदाउट इग्नोरेंस। अब एक आखिरी रिफ्लेक्शन, अगर हम यह मान लें कि कोई भी इंसान अपने स्टार्टिंग पॉइंट को चूज नहीं करता, तो शायद हम कम जज करेंगे, कम हेट करेंगे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम्स पर डालेंगे, इंडिविजुअल रेज पर नहीं। यह पूरी लेक्चर आपके आंसर देने के लिए नहीं थी, यह आपको बेहतर सवाल पूछने लायक बनाने के लिए थी, अपने गुस्से पर, अपने डर पर, अपने जजमेंट्स पर। अगर इस जर्नी के बाद आप किसी इंसान को देखकर थोड़ा कम नफरत और थोड़ा ज़्यादा उत्सुकता महसूस करें, तो यही इस लेक्चर की सक्सेस है, कामयाबी है। अगर आपको ऐसे डीप साइंस, फिलॉसफी ऑडियो लेक्चर्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एपिसोड को लाइक करें और इस नॉलेज को आगे शेयर करें, क्योंकि दुनिया को और ज़्यादा ओपिनियंस नहीं, और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। धन्यवाद।